हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछता है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है और इस बार भी जो है आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि लघु बीजाणुधानी क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिगर भी बना दिया है। क्या है, लघु बीजाणुधानी की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी की क्या है, अनुप्रस्थ काट है। इसमें जो मैंने सबका नाम भी लिख दिया है, क्या है, बाह्यत्वचा है, इसको बोलते हैं इपिडर्मिस। उसके बाद है आपका उसके जस्ट नीचे अंतःथीशियम, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडोथीशियम। उसके बाद आपका है मध्य स्तर, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर। इसके बाद आपका टैपिटम है। इसके बाद आपका जो बच्चा है लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं है, इसको भी मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। इसके बाद आपका है रंध्रक। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, बाह्यत्वचा। बाह्यत्वचा इसको बोलते हैं इपिडर्मिस। ठीक है, आपका जो बाह्यत्वचा होता क्या है, ये सबसे बाहरी लेयर होती है और ये क्या होती है, बहुत ही सघन होती है। सघन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज्वाइंटेड होती है, बहुत ही घना होता है। ठीक है, बहुत ही सघन होती है और बहुत ही सुरक्षा क्या करती है, जो बाहर है तो जैसे बाहर की जो कवरिंग होती है ये बहुत ही सुरक्षा प्रोटेक्टिव होती है। बोल सकते हैं एक तरह से क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्ट का कार्य करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट का कार्य करती है। अगर हमारी भी लेयर जो होती है तो बाहर की जो हमारी स्किन की लेयर इपिडर्मिस है, वो क्या काम करती है कि हमको प्रोटेक्ट करने का करती है। अगर हमारी बाहर की जो स्किन होती है अगर वो ना रहे तो क्या हो, तो हम लोग को ज़्यादा इन्फेक्टेड होना, हम लोग को डिजीज जो होगी ज़्यादा इंजेक्ट करेगी या फिर इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, और इसी तरह जो बाहरी त्वचा होती है प्लांट्स में भी होती है, सेल वाल होती है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी जो होती है लघु बीजाणुधानी होती है, उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। और ये क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और जो तथा क्या करता है, परागकोश में स्फुटन का भी कार्य करता है, क्योंकि बाहरी लेयर है। ठीक है, जब परागकोश उसमें जब परागकण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन जब होता है, ठीक है, पॉलिनेशन जब होता है तो क्या करता है कि इसमें जो बाहरी लेयर होती है वो ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। ठीक है, ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है, टूट जाती है। तो उसके बाद क्या आता है, आपका स्फुटन में सहायक करती है। ठीक है, तो बाहरी लेयर होती है। इसके बाद आपका जो है इंडोथीशियम। इसके बाद का जो लेयर है आपका इंडोथीशियम। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतःस्थीशियम। ये क्या होती है, ये हमारी जो होती है जो बाह्य लेयर होती है, बाह्यत्वचा होती है, उसके जस्ट नीचे होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बाह्यत्वचा के नीचे स्थित रहती है। ठीक है, ये क्या होती है, बाह्यत्वचा के नीचे स्थित रहती है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है वाटर का हास होता है, मतलब जल का हास होता है। क्या होता है, जल का हास होता है। क्योंकि अगर बाहरी लेयर है, अगर हम लोग देखते हैं जैसे जब बहुत ही धूप होती है, जैसे मान लो मरुस्थल है। ठीक है, मरुस्थल में कौन से प्लांट पाई जाती है, नागफनी पाई जाती है। ठीक है, मरुस्थल में जो होते हैं
यहाँ पे नागफनी पाई जाती है, मतलब जो कांटे वाली प्लांट होती है उसकी जो लीफ होती है वो कांटे वाली होती है। तो कांटे वाली क्यों होती है? जैसे वहाँ पे तो पानी की कमी होती है ना, पानी की जब कमी होती है, जब धूप बहुत ज़्यादा होता है तो उसके जो नागफनी की जो प्लांट है, ठीक है, उसमें जो पानी है वो वाष्प के रूप में ज़्यादा वाष्पीकृत ना हो पाए, क्या हो, वाष्पित ना हो पाए। और क्यों, अगर पूरा पानी अगर सूख जाएगा तो क्या होगा कि पेड़ भी सूख जाएंगे। तो पानी को बचाने के लिए अगर ज़्यादा अगर कटीलेदार होंगे तो पानी का अवशोषण जो होगा, वाष्पीकृत जो होगा, बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक है। इसलिए जो उसकी जो लीफ होती है वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। हम लोग सोचते जो कांटा है वो उसका कांटा है, लेकिन जो कांटे है ना उसकी लीफ होती है नागफनी की, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी जो लीफ होती है कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो पानी का अवशोषण होता है वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही कम होता है, और जो नागफनी की पेड़ होती है इसलिए जल्दी सूखती भी नहीं है। तो इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी जो बाहरी लेयर होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटी होती है और बाहर से कवरिंग का कार्य करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें, अगर इसमें जल का अगर ह्रास होगा तो क्या होगा, उसकी जो सेल होती है वो सिकुड़ जाएगी। अगर इसमें जल का ह्रास मतलब क्या होती है, हानि होती है, ठीक है। ह्रास का मतलब क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। अगर जल की जब इसमें हानि हो जाएगी, किसमें हानि होगी, अंतःस्थीशियम सेल में, ठीक है। इंडोथीसियम सेल में जब इसकी जो लेयर है उसमें अगर जल की हानि होती है, ठीक है, जल की जब हानि होगी तो क्या होता है, इसके जो सेल होते हैं ना सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम लोग किशमिश ही लेते हैं, ठीक है, किशमिश अगर सूखा है तो पूरा चिपका हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे मान लो किशमिश है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग किशमिश लिए बाजार से, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वाटर लेते हैं, ठीक है, यहाँ इसमें वाटर भर दिया और इसमें क्या करते हैं, सिकुड़ी हुई किशमिश डाल देते हैं, और इसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरी की पूरी क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है। पूरी की पूरी क्या होती है, फूल जाती है। अगर इसी को दोबारा हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो अंदर की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है इसके अपेक्षा, जब अब बाहर की जो होगी, ठीक है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, फूल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो होगा हम लोग का, अगर जो बाहर की कंसंट्रेशन अगर इसके ज़्यादा कर दे, ठीक है, अगर ये किशमिश है ये फूली हुई है, इसको दोबारा हम लोग क्या करें कि वाटर की घोल की जगह चीनी के घोल में डाल दें, किस में डाल दें, चीनी के घोल में, ठीक है। अगर इसमें जो इसका कंसंट्रेशन इससे बाहर से अगर ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन है, क्या है, ठीक है, ये किसकी घोल है, चीनी की घोल है, ठीक है, शुगर की घोल है। और किसमें भी क्या होगा, अगर पानी इसमें चला जाएगा, ठीक है, इसमें वाटर अगर ये एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है, ये वाटर अगर एब्जॉर्ब किया है तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। इसके अपेक्षा अगर इसकी चीनी की घोल की कंसंट्रेशन हम लोग अगर ज़्यादा कर दे, ठीक है, ज़्यादा कर दे तो क्या होगा, नेक्स्ट अगर बीकर में क्या होगा कि एक पिचक जाएगी, क्या होगा, पिचक जाएगी, दोबारा से इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो वही बता रहे कि यहाँ पे क्या होती है, जल की अगर हानि होती है तो क्या होता है, सेल जो होती है सिकुड़ जाती है। कौन सी सेल सिकुड़ जाती है, ये अंतःस्थीशियम, ठीक है, अंतःस्थीशियम सेल जो होती है सिकुड़ जाती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट देखते हैं मध्य स्तर, ठीक है, मिडिल लेयर। इसके बाद कौन सा पॉइंट है, मिडिल लेयर।
ठीक है। मिडिल लेयर क्या होता है? ठीक है, ये मिडिल लेयर क्या होता है? टैपिटम और एंडोथीसियम के बीच की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मिडिल लेयर। किसके किसके बीच की लेयर होती है? टैपिटम और अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम के बीच की जो लेयर होती है वो क्या होता है? आपका मिडिल लेयर होता है। ठीक है, और मिडिल लेयर का कार्य क्या करता है? ये बहुत ही क्या होती है? बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली स्तर होती है, बहुत ही पतली स्तर सतह होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली होती है। ठीक है, बाकी जितने भी आपके लेयर है अंतःस्थीसियम या फिर बाह्य त्वचा के अपेक्षा ये क्या होती है? पतली लेयर होती है। कौन सा? मध्य स्तर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये पतली भित्ति कोशिका का बना होता है। इसके बाद क्या होती है? जब इसमें 5 कोशिकाएं होती है, क्या होती है? इसमें 5 स्तर का व्यवस्थित होता है। ठीक है, इसकी जो स्तर होती है वो 5 स्तर में व्यवस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ कि बाह्य त्वचा क्या होता है, एंडोथीसियम क्या होता है और क्या होता है? मिडिल लेयर। इसके बाद आता है, और ये क्या करती है? परागकोश में स्फुटन का कार्य भी करती है। इसका लास्ट पॉइंट होगा परागकोश में स्फुटन का, या तो बोल सकते हैं परागकोश में स्फुटन में सहायक करता है। करता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। उसके बाद देखते हैं टैपिटम क्या होता है। इसके बाद देखते हैं टैपिटम क्या होता है। टैपिटम क्या होता है? बहुत ही बड़ी और पतली भित्ति युक्त कोशिका होती है। क्या होती है? बहुत ही पतली भित्ति, पतली और सघन कोशिका होती है। और क्या होती है? इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है। जो आपकी टैपिटम है ना, इसमें कोशिका द्रव्य भी होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये क्या होती है? बड़ी होती है, पतली होती है और सघन होती है, और इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, और ये क्या करती है? सबसे आंतरिक स्तर भी होता है, सबसे निचली स्तर यही होता है। ठीक है, इसके बाद तो आपका क्या होता है? मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। तो टैपिटम देखते क्या होता है। ठीक है, यह बड़ी पतली सघन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका द्रव्य भी। ठीक है, कोशिका द्रव्य भी होता है। और ये क्या होता है?
कोशिका द्रव्य होता है, ये पतली होती है, सघन होती है, और ये क्या है, सबसे आंतरिक स्तर होता है। क्या होता है? आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें इसको बोलते हैं पोषक ऊतक भी। क्या बोलते हैं? पोषक ऊतक भी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टैपिटम को पोषक ऊतक भी। क्या कहता है? इसमें क्या होता है? फूड स्टोर रहता है। ठीक है, भोजन क्या रहता है? संग्रहित रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं पोषक ऊतक। और सबसे ये निचली स्तर का सबसे आंतरिक स्तर होता है, और इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य होते हैं। ये बड़ी होती है, पतली होती है, ठीक है, और सघन भी होती है। और इसमें बात क्या होता है? ये परिवर्तनशील परागकणों को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। मतलब ये पोषक ऊतक है, इसमें भोजन क्या होता है? भोजन संग्रहित रहता है। भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, संग्रहित रहता है। तो ये क्या करती है? ये पराग कोषों को, किसको? पराग कोष को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। पराग कोष को पोषण प्रदान करती। ठीक है, ये क्या करती है? पराग कोष को पोषण भी प्रदान करती है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें होता है लघु बीजाणु जो है केंद्रक में ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें लघु बीजाणु केंद्रक में जो बीजाणु जनन होती है उसको भी क्या करता है? ये उसमें उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? ये बीजाणु जनन ऊतक में। किसमें? बीजाणु जनन ऊतक में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर हुए कि कहाँ होता है कि बीजाणु जनन ऊतक में होता है। ये पराग कोषों को पोषण प्रदान करता है, और इसमें क्या होता है? फूड का स्टोर होता है। ठीक है, भोजन संग्रहित रहता है। इसके बाद इसमें क्या देखते हैं, और ये प्रक्रिया क्या होती है? पूरी की पूरी जितना मैंने बताया चारों कि ये एपिडर्मिस क्या होता है, एंडोथीशियम क्या होता है, मिडिल लेयर क्या होता है, टैपिटम क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया कहलाता है। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक पॉइंट और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें लघु बीजाणु जो जनन होती है, इसमें क्या होता है? ये मातृ कोशिका के लघु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इतना आप लोग नोट करिए। इसके बाद एक और फिगर है। ठीक है, इसके बाद एक और फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है द्विबीजपत्री में बीजाणु चतुष्क, और होता है एक बीजपत्री में बीजाणु चतुष्क। ठीक है, यहाँ जो होता है जो एक बीजपत्री में क्या है? बीजाणु चतुष्क। ठीक है, और इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में परागकण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, परागकण लघु बीजाणु में। तो इसमें क्या होते हैं? जो पहले मदर सेल होते हैं। ठीक है, मातृ कोशिका जो होता है द्विगुणित होता है। इसमें क्या होता है? पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, उसमें क्या होता है, और सेकंड मियोसिस सेकंड होता है।
ठीक है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। इसमें क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के डिवीजन होते हैं। जब इसमें सेकंड में जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक से क्या बनेगा, दो, तो इसमें क्या होता है, मियोसिस सेकंड। इसके बाद जो बनता है, मियोसिस सेकंड के बाद जो बनता है उसका डिवीजन होता है, तो 2 केंद्रक से क्या बनता है, 4 केंद्रक बनता है। फिर उसके बाद जो बनता है, इसको बोलते हैं 4 डॉटर न्यूक्लियाई, हिंदी में बोलते हैं इसको 4 संतति केंद्रक। ठीक है, इसके बाद जो होता है कोशिका भित्ति का बनना स्टार्ट होता है। इसके पहले तो सेल का बन ही रहता, बस सेल था। ठीक है, क्या था, सेल मेम्ब्रेन, ये इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, एक न्यूक्लियस था। उसके बाद क्या हुआ, मियोसिस का डिवीजन हुआ। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट बोल से। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री प्रथम। इसके बाद जब दूसरा डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, न्यूक्लियस एक था, न्यूक्लियस एक से क्या बना, 2 बना। फिर 2 से क्या बना, 4 बना। 2 से 4 कैसे बना कि 1 से 2 बना। ठीक है, तो 1 से 2 बना, फिर 1 से 2 मिला के क्या हुए, 4 हो गए। उसके बाद जब सेकंड फेज आता है, ठीक है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई के बाद जो आता है, उसके बाद क्या बनता है, कोशिका भित्ति का बनना स्टार्ट होता है। इसको क्या नाम देते हैं, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, 4 अगुणित एक्स कोशिका बनती है। ठीक है, ये क्या होता है, द्विबीजपत्री में बीजाणु चतुष्क कैसे बनते हैं, तो ये पूरे फेज होते हैं कि पहले न्यूक्लियाई का एक का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद 2 से 4 बनेंगे, 2 से फिर बनना स्टार्ट होगा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फेज में। इसको बोलते हैं केंद्रीय विभाजन। यहाँ से यहाँ तक का जो फेज होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केंद्रीय विभाजन। लेकिन यहाँ से जो यहाँ से क्या बोलते हैं, डी से। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, इसको नंबरिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, ए से वो सी तक है। ठीक है, ए से बी हो गया तो आपका मियोसिस फर्स्ट, फिर बी से सी हो गया मियोसिस सेकंड। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन, या फिर हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय विभाजन। इतना इसमें प्रोसेस हो गया। उसके बाद जो प्रोसेस होता है डी वाले में, ठीक है, यहाँ तो सी हो गया, इसके बाद ये हो गया डी, ये हो गया ई, यहाँ पे हो गया एफ। ठीक है, जब डी से एफ तक के जो फॉर्मेशन होता है, उसको जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस के फॉर्मेशन में आता है। इसमें क्या होता है कि कोशिका भित्ति का बनना स्टार्ट हो जाता है। कोशिका भित्ति का बनना तो सेल वाल का बनना फॉर्मेशन वहाँ से, और सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, डी से। ठीक है, इसमें क्या होता है, डी से जो होता है एफ तक का जो बनता है उसमें कोशिका भित्ति का बनना शुरू हो जाता है, और इसको इस प्रोसेस को पूरे क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और जो ए से सी तक होता है उसमें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसमें जो बनता है 4 अगुणित एक्स कोशिका बन जाता है। ठीक है, ये किस प्लांट में होगा ना, ये द्विबीजपत्री में होगा। द्विबीजपत्री प्लांट तो सबको पता होगा ना, द्विबीज क्या होता है, एक बीज क्या होते हैं, मतलब मोनोकाट और डाइकाट। ठीक है, मोनोकाट और डाइकाट। ठीक है, मोनोकाट और डाइकाट। मोनोकाट मतलब एक बीजपत्री, जिसके जो बीज होते हैं वो एक फल है, जिसको बीज से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं उसका जो बीज होता है उसको 2 बराबर भागों में हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है, इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री में बीजाणु चतुष्क। ठीक है, इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे होता है। इसमें पहले क्या लेते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका लेते हैं। जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या होता है, 2n होता है। इसका जो डिवीजन होगा ये 2n होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसका फर्स्ट वाला प्रोसेस को युगपत बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं क्रमानुसार होता है। ठीक है, इसमें जो होता है एक सेल से जो बनता है, इसके लास्ट में जो बनता है इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल 4 सेल स्टेज। ठीक है, 4 चतुष्क फल बोलते हैं। और जो ये बनता है इसको बोलते हैं 4 समद्विपार्श्वी टेट्राहेड्रल 4 सेल स्टेज। तो ये जो होता है एक बीजपत्री में होता है, और यही प्रोसेस जो होता है यहाँ पे जो मैंने बताया, ये सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ये आपका द्विबीजपत्री में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक बीजपत्री में होता है। ठीक है, यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया। और ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जितना भी बताया सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका लिंक जो है, ये आपका PDF जो है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
थैंक यू।